मैं डॉक्टर C.B. खूंटे, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट लक्ष्मेश्वर कॉलेज खरौद। मेरा मोबाइल नंबर है 8234086084। मैं BA भाग 1 अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई क्रमांक 2 के शीर्षक भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की मूल विशेषता पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ढांचा है वह किस प्रकार की है। हमारा भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर चाइना है। यहाँ की जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इनका भू सीमा 15,200 किलोमीटर और तट सीमा 7,516.6 किलोमीटर में विस्तार से फैला हुआ है। यहाँ जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.02 करोड़ है। भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तथा विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर अपना रखता है और इस देश में अनेक प्रकार के भूमि, खनिज, वन संपदा, कृषि उत्पादन, जलवायु में भी भिन्नता, जिसके कारण इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की है। तो पहली तो यह है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और भारत ने उन दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के सिस्टम के विशेषताओं को लेते हुए यहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होते जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समतावादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होता है। न्याय के आधार पर समाज की संरचना को विकसित करने पर ये जोर दिया जाता है। यहाँ समाज के गरीब और जो पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशिष्ट सरकारी प्रयास और नीतियों की सहायता पर जोर दिए जाते हैं। भारत एक संघीय अर्थव्यवस्था भी है, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य कार्यों का विभाजन हुआ रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर एक अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था से नीचे के स्तर पर बना हुआ है, जो विकास की ओर आगे बढ़ने का अपना प्रयास जारी रखता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। एक आने वाली ये है जो रूस, चीन, ब्राजील आदि देशों के साथ मिलकर के विश्व के अर्थव्यवस्था में इनकी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लोचपूर्णता का भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में ये प्रमाण है कि विश्वव्यापी जब मंदी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा दृढ़ता से सामना किया जाता है और हम उस मंदी के दौर में भी आर्थिक विकास के ओर अपना कदम बढ़ाते जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को यदि हमको समझने हैं तो उसमें 5 प्रकार की मुख्य बिंदुओं को बांटा जा सकता है। पहले है भौगोलिक वातावरण, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा प्राकृतिक संसाधन और कृषि एवं सिंचाई, और पांचवी है उद्योग और परिवहन। ये 5 तत्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बिंदु कहा जा सकता है या स्ट्रक्चर का मूल भाग कहा जा सकता है। तो हम पहले देखेंगे कि भारत के जो भौगोलिक वातावरण किस प्रकार के हैं। तो भारत के जो सीमाएं हैं
उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से हमारा जो सीमाएं लगा हुआ है। और इनके जो सीमावर्ती जो देश है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो है हमारे भारतीय देश की सीमाओं से मिला हुआ है। साथ में जल मग्न जो मरु मध्य के भारत जो श्रीलंका से पृथक होता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को जो है श्रीलंका और भारत को अलग अलग करता है। जलवायु की दृष्टि से भारत में विषम जलवायु पाए जाते हैं। यहाँ चेरापूंजी में जो ये है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा, जबकि बहुत से जो स्थान हैं जैसे कच्छ है, राजस्थान है, यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाई जाती है। और यहाँ के जलवायु में जो ये है वह मिट्टियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है और उनकी उर्वरा शक्ति में भी अंतर के कारण विविध प्रकार के जो फसल भारत में उनके मिट्टी की बनावट और जलवायु और पानी की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें देखने को मिलते हैं। दूसरी जो है मानव संसाधन, तो भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है और यहाँ की जो जनसंख्या है वह है 121.02 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, और 1000 पुरुषों में 940 महिलाओं का जो ये है, और साक्षरता का प्रतिशत 74.04% पाया जाता है। भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत 35 है और कुल जनसंख्या का 35% बच्चों में निहित है और 7% जनसंख्या से जो 60 वर्ष से अधिक है। इस प्रकार 42% जनसंख्या बुजुर्ग और बच्चे हैं और 48% जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है जो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच के हैं। भारत में 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत 15.9% है। तो इस प्रकार भारत की जो कार्यशील जनसंख्या 39% है जो बहुत कम है, और जर्मनी में यह प्रतिशत 73% है, जापान में 50%, इंग्लैंड में 45%, फ्रांस में 43%। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या का 58% जो है उनमें कृषि में जो है 58% लगा हुआ है कुल जो कार्यशील जनसंख्या उसमें का, और 2.1% वन, मत्स्य और बागानों में, 4% खानों में, घरेलू उद्योगों में, और 7.4% व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में है, और शेष जो है अन्य कार्यों में है जो 28.1% सेवा आदि क्षेत्रों में। तीसरी जो भी ये है स्ट्रक्चर का प्रमुख जो संसाधन के रूप में है प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में जो हमारे भूमि के मिट्टियाँ हैं, वन संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है और शक्ति के संसाधन है। तो भूमि और मिट्टियाँ यहाँ पर पाए जाते हैं और इनमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा हमारा भूमि की संरचना है उसी प्रकार की वहाँ पर की फसलें भी बोए जाते हैं, और साथ ही साथ जलवायु भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि वहाँ पर की वर्षा की स्थिति किस प्रकार की है। वन संसाधन की दृष्टि से भारत में 69.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वन पाए जाते हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.05% बैठता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे भारतीय जो जन है वो वनों पर आधारित रोजगार पर भी आधारित है, और भारत वनों के दृष्टि से धनी है और यहाँ राष्ट्र के बहुमूल्य धरोहर के रूप में है। भारत में वनों से हमें बांस, ताड़, रबड़, चंदन, बेत, नारियल, शीशम आदि, आम जो है सागौन, बबूल, इमारती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, ये सब जो हमको वनों से प्राप्त होता है और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल संसाधन, जल ही जीवन है, जल के बिना संभव नहीं है और सभी को जल की आवश्यकता होती है।
तो जल के दृष्टि से भारत एक धनिक देश है और यहाँ पर प्रतिवर्ष 300 करोड़ एकड़ फुट जल वर्षा से प्राप्त होते हैं। खनिज संसाधन के दृष्टि से भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीज, तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, अभ्रक, सोना, हीरे, यूरेनियम, थोरियम, बहुत सारे खनिज तत्व हमारे भारत में विविधता लिए हुए है और इन सब का जो है हमारे अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। शक्ति संसाधन की दृष्टि से यदि देखें तो भारत में शक्ति संसाधन के रूप में परंपरागत रूप से जीवों का उपयोग किया जाता था। जीव जंतुओं से जो है काम लिए जाते थे कृषि कार्यों में। आज भी हल बैल के रूप में जो किए जाते हैं, लकड़ी और गोबर से भी हम शक्ति के संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, ईंधन का रूप में। विद्युत, कोयला, तेल आदि जो प्रमुख संसाधन हैं। इसके अतिरिक्त अभी ये में जो है सोलर एनर्जी, परमाणु शक्ति आदि भी अब होने लगे हैं, जो हमारे शक्ति के संसाधनों के आवश्यकता को देखते हुए आज इन संसाधनों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो परंपरागत साधनों में जो है धीरे धीरे उसकी जो स्टॉक है वो कम होने लगा है। कृषि और सिंचाई व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर है और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर के 3/4 जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। भारत के कार्यशील जनसंख्या में 58% जनसंख्या कृषि पर ही अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं। तो कृषि का मूल आधार सिंचाई है। बिना सिंचाई सुविधा के कृषि कार्य की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती और सभी प्रकार के जो फसलें हैं वो जल पर ही आधारित हैं और यहाँ पर सिंचित क्षेत्र 45% है, जबकि अभी भी 55% जो भूभाग है मानसून पर आधारित है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि वो आपके पक्ष में हो गया तो अच्छा, नहीं तो फिर अकाल की जो स्थितियां हमको देखने को मिलते हैं। सिंचाई के संसाधनों में कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, नहरें और अन्य स्रोतों के माध्यम से, जैसे नहर यह है, नालों में चेक डैम आदि के माध्यम से जो है किए जा सकते हैं। पांचवी जो ये है उद्योग और परिवहन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक दृष्टि से भारत जो है नगण्य था, पिछड़ा हुआ था। आज भी औद्योगिक विकास उतना अधिक नहीं हो पाया है। हमारी जो प्रकृति है वो कृषि पर जीने का आदत है और औद्योगिक विकास के दिशा में उतनी अधिक प्रगति आज भी नहीं हो पा रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, चूनी उद्योग है, लौह उद्योग है, कोयला, सीमेंट, भारी इंजीनियरिंग के सामान आदि है। ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास का आधार। तो परिवहन के संबंध में यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए परिवहन महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर के संचालन के लिए रक्त संचालन जरूरी है, वैसे ही परिवहन की आवश्यकताएं हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के विकास में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो कच्चे सामान हो या उत्पादित माल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। और यही सब समस्त जो संरचनाएं हैं मिल करके भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलता है, क्या क्या लक्षण है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तरह की विशेषताएं हैं। एक तो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत अर्थव्यवस्था और दूसरी नवीन विशेषताएं। तो जो पहले परंपरागत रूप से चले आ रहे विशेषताओं में प्रमुख जो विशेषताएं हैं, कृषि की प्रधानता आज भी बनी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यहाँ पर 6.41 लाख गांव है और लगभग 7-8 हजार के आसपास नगरों की संख्या है।
आज भी 68.84% गाँव में रहते हैं। लगभग 2/3 जनसंख्या से ऊपर जो है गाँव में रहते हैं और 1/3 के लगभग जो है शहरों में विद्यमान है। प्रति व्यक्ति निम्न आय है। यहाँ पर जो तीसरी विशेषता यह कि यहाँ के प्रति व्यक्ति आय विश्व के कुछ देशों को छोड़ करके बहुत ही निम्न स्थिति पर बना हुआ है। भारत के प्रति व्यक्ति आय $1,410 थी, जबकि अमेरिका में यही आय जो है $48,620 थी। इतनी अधिक असमानताएं या पिछड़ापन देखने को मिलता है और भारत में आज भी 40% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय केवल 19.7% ही मिल पाता है। आय की असमानताएं हैं, गरीबी विद्यमान है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर 21.8% आज भी बने हुए हैं। पूंजी की कमी पाया जाता है आज, क्योंकि भारत जो है जीविकोपार्जन, क्योंकि कृषि का जो ये है वह व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते हैं, वो खाने पीने के लिए हो जाए और उसके बाद जो है उसमें और कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना चाहते हैं। और भारतीय जो लोग हैं वो संतोष प्रवृत्ति के हैं और यही संतोष प्रवृत्ति उसका पिछड़ापन का कारण भी है। जनसंख्या का अधिक दबाव है। जितनी हमारी क्षेत्रफल है उससे जनसंख्या अधिक मात्रा में है और व्यापक बेरोजगारी देखने को मिलता है। यहाँ संपन्नता में दरिद्रता भी यहाँ पर विद्यमान है। तकनीकी ज्ञान की निम्न स्तर है। आर्थिक विषमता है। परंपरावादी समाज, हमारी जो अर्थव्यवस्था में आज भी परंपराओं से चिपका हुआ है। संतोष प्रवृत्ति, दिखावे पर खर्च अधिक, संस्कृति, ये तो यही जो है हमारे आर्थिक विकास को रोकता है। फिजूल खर्ची, दिखावे खर्ची पर जो है ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और यही जो है उनके बचत को कम करता है और विनियोग के लिए जो उनके पास नहीं होते हैं। परिवहन और संचार के साधनों के आज भी पर्याप्त मात्रा नहीं है, जो एक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। आधारभूत संरचना की भी कमी है। यहाँ पर बीमा, बैंक, संचार, रेल, जल, वायु परिवहन, ऊर्जा, शक्ति, इन जो आधारभूत स्ट्रक्चर है इनमें भी अभी भी विकास की आवश्यकताएं हैं। तो ये सब परंपरागत विशेषताएं। दूसरी ओर जो है अभी जो नवीनतम विशेषताएं क्या क्या दृष्टिगत हो रहे हैं भारत में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक तो नियोजित अर्थव्यवस्था है, प्लान इकोनॉमी है कि यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीति बनाते हैं और उस नीतियों के अनुसार पर बजट में आवंटन के आधार पर उनका विकास की रूपरेखा तय की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी जो है पहले 1950-51 मात्र 5 सार्वजनिक उपक्रम थे जिस पर 29 करोड़ रुपये पूंजी लगी हुई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 260 और जिसमें पूंजी की मात्रा जो है 7,29,228 करोड़ रुपये तक हो गया है। इन उद्योगों में प्रमुख रूप से लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन, इंजीनियरिंग, कोयला, अनेक उपभोक्ता के जो उद्योग है वो शामिल है। औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रथम योजना काल में 7.3% था औद्योगिक विकास, द्वितीय में 6.6%, तृतीय योजना काल में 9%, चतुर्थ योजना काल में 4.7%, पांचवी योजना काल में 5.9%, छठी योजना काल में 5.8%, सातवीं योजना काल में 8.2% और आठवीं योजना में 7.3%, नौवीं में 5%, 10वीं योजना में 8.2%, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6.9% का रहा है। तो बैंकिंग सुविधाओं का विकास होने लगा है। प्रारंभ काल में बैंकों का विकास कम था, लेकिन आज भारत में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं 8,262 शाखाएं हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ करके और बढ़ने लगा है, अब उत्तरोत्तर गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो केवल व्यापारिक बैंकों के साथ साथ निजी बैंकों का भी अब जो है विकास होने लगा है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है। यदि वर्तमान कीमत के आधार पर 1999-2000 में 15,881 रुपये से बढ़ करके 61,564 11-12 में हो गई है। तो इस प्रकार से यदि आधार वर्ष की तुलना में हम देखते हैं तो हमारी इनकम जो है 4 गुने वृद्धि हो चुके हैं। बचत एवं पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि हुआ है। नवीन उद्योगों की स्थापना भी होने लगे हैं।
विकास के अंतर्गत संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं सतत रूप से। कृषि का भी वाणिज्यीकरण हो गया है। आज कृषि जो है व्यावसायिक स्वरूप की ओर जाने लगा है। कृषि में भी परंपरागत जो साधन से अब उनके स्थान पर नवीन टेक्नोलॉजी आने लगा, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर्स, ये सब उपयोग होने लगे हैं। और श्रम के स्थान पर जो है उसमें अब पूंजीगत संसाधनों की बढ़ावा होने लगा है। तो जो परंपरागत जो विशेषताएं हैं वह जो है नवीन स्थितियों में बदलाव की ओर होने लगा है। यातायात और संचार की भी सुविधाएं पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है। शोध और तकनीकी शिक्षा में भी प्रगति हुआ है। साक्षरता का स्तर में वृद्धि हुआ है। व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी शिक्षा की संख्याएं भी बढ़ने लगे हैं। और इस प्रकार जो सामाजिक सेवाओं का विस्तार होने लगा है। सामाजिक परिवर्तन भी आने लगा। लोगों की जो सोच है इसमें बदलाव आने लगा है। पहले जो लोगों की रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसे बहुत सी बीमारियां थीं, तो सामाजिक राजनीतिकता और आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुआ है। इसके साथ साथ महिलाओं का भागीदारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात, जो एक 50% भाग जो है घरों में कैद हुआ करता था, आज जो है वह जो है बाहर निकलने लगा है। तो ये जो है महिला सशक्तिकरण ने भी एक सामाजिक बदलाव लाया है। आज महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान का स्तर यदि हम कंपेयर करके देखें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो शिक्षा और साक्षरता और प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी आदि जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। बाजार तंत्र भी विकसित हुआ है। संगठित बाजार और वस्तुओं का जो उचित मूल्य की दुकानें, कृषकों को सुरक्षा प्रदान करने के सरकार की योजनाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना, सरकार द्वारा किसानों के फसलों को खरीदा जाना, तो ये सब जो है नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के भी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा और हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ग्राम स्वराज योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये सब गरीबी का अनुपात को घटाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन 1990-91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री काल में एक नवीन आर्थिक सुधार की बात रखी गई थी। उनमें जो एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये 3 महत्वपूर्ण आधार बिंदु है जो एक भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा, एक नई उड़ान, एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटरी जो शिक्षा है, ये तीव्र गति से जो विकास, संचार क्रांति जिसको कहा जाता है, और देश में लगभग 10 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास से आज आउटसोर्सिंग के लिए भारत अन्य देशों के तुलना में बेहतर सिद्ध होने लगा है। और हमारा ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमिक्स, कुछ वर्षों देश में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। और देश की जो अर्थव्यवस्था, वस्तु अर्थव्यवस्था से निकल करके ज्ञान अर्थ, मार्केटिंग इकोनॉमिक से लेकर के अब ज्ञान इकोनॉमी की ओर जाने लगा है। अब डेटा, बैंक, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। घर बैठे ही हम बहुत सारे व्यापार, व्यवसाय आदि का संचालन कर लेते हैं। तो ये नया जो ये है ऑनलाइन शॉपिंग, ये नवीन टेक्नोलॉजियों ने जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नवीन टेक्नोलॉजी है, नवीन प्रौद्योगिकी है। विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो बहुराष्ट्रीय निगम है ये आने लगा है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका प्रचार प्रसार काफ़ी तीव्र गति से बढ़ने लगा है। तो इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था
आज विकसित देश मंदी के दौर में गुजर रहा है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव एकदम नगण्य सा रहता है। और भारतीय अर्थ यद्यपि पिछड़ा जरूर है, लेकिन जो विकास की गति है, निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकलने की जो ये है, ये इनकी विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की गणना विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होने लगा है। और इसके संबंध में प्राचीन समयों में ये बात भी होता था कि भारत एक धनी देश है, परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। ये ऐसा विरोधाभास क्यों है? तो भारत में इतने संसाधन होने के बाद भी यहाँ के लोग निम्न जीवन स्तर क्यों जीते हैं? भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था अंग्रेजों के समय में, लेकिन न चिड़िया है न सोना है। पर्यावरण से चिड़िया भी गायब हो गया है और हमारे देश से सोना भी गायब होने की ये पर है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि एक धनी देश है। धनी इसलिए है क्योंकि यहाँ का भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छे हैं, विभिन्न प्रकार के जलवायु है, खनिज भंडार है, वन संपदा है, उपजाऊ मैदान है हमारे पास, जल भंडार पर्याप्त मात्रा में, विशाल शक्ति के संसाधन भी है, प्रचुर पशुधन भी है। सबसे अधिक पशु भारत में पाया जाता है विश्व के, अपार जनशक्ति है। लेकिन फिर भी इन सब व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ के निवासी निर्धन क्यों हैं? क्योंकि हम उसका विदोहन नहीं कर पा रहे हैं। कृषि की प्रधानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का दबाव कृषि पर अधिक, पूंजी की कमी, प्रति व्यक्ति आय निम्न है, व्यापक बेरोजगारी है, संपन्नता में दरिद्रता देखने को मिलता है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, प्रति व्यक्ति आय निम्न है, आर्थिक विषमताएं देखने को मिलता है, परंपरागत समाज है, उसमें भी अभी भी जो है परंपरागत समाज को आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर लाने की उनकी सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सब बातों को यदि हम ध्यान रखें तो सभी बातें इस ओर इंगित करती है कि कुछ दशकों के बाद भारत की गिनती एक धनी देश के रूप में उभरने लगेगा और यहाँ के लोग गरीब नहीं रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम। धन्यवाद।